मॉर्निंग एवरीवन। चलिए आज की क्लास में स्वागत है आपका। और जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, वी हैव बीन स्टडिंग अ पार्ट दैट इज कॉल्ड ऑक्सिलरी वर्ब। आप सब लोग जानते हैं हम ऑक्सिलरी वर्ब को पढ़ रहे हैं, या मॉडल्स जिन्हें हम कहते हैं, उन चीज़ों को हम पढ़ रहे हैं। ऑक्सिलरी वर्ब या मॉडल्स ये हम पढ़ रहे हैं, और काफ़ी सारा जो टॉपिक है वो हमने लगभग कवर कर लिया है, लगभग आधा के आसपास हमने कवर कर लिया है। और जो बचा हुआ सेगमेंट है वो आज हम क्लियर करेंगे। आप जानते हैं कल हम कैन के बारे में स्टडी कर रहे थे। कैन का पहला यूज जो होता है गिव परमिशन। आपने किसी को परमिशन दी, यू कैन पार्क योर कार इन फ्रंट ऑफ माई गेट, इन फ्रंट ऑफ माई हाउस। आपने किसी से कहा कि आप अपने कार को मेरे घर के सामने पार्क कर सकते हैं, इसका मतलब यू हैव गिवन परमिशन टू समवन। सेम इसी तरीके से ये आगे कहते हैं कि भाई आप परमिशन देने के लिए यूज होता है, ऐसी परमिशन लेने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कैसे? इनफॉर्मली। आप इसे फॉर्मल तरीके से नहीं इस्तेमाल करते, आप इसे इनफॉर्मल तरीके से इस्तेमाल करते हैं। तो इनफॉर्मल तरीके से ली गई जो परमिशन है वो भी कैन से यूज होती है। जैसे कैन आई गो आउट टू प्ले मदर, कैन आई गो आउट टू प्ले मदर, क्या मैं बाहर खेलने जा सकता हूँ मदर? तो कैन से परमिशन लेते हैं। इंपॉर्टेंट बात जो आपको याद रखनी है कि परमिशन उसी सेंटेंस में ग्रांटेड होती है जिस सेंटेंस में क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे विल यू गो टू दिल्ली विद मी? यस। अगर आप जाएंगे तो बोले यस आई विल, नहीं तो नो आई विल नॉट। तो विल और विल का ही प्रयोग होगा यदि क्वेश्चन विल से पूछा गया है। ये हम कल डिस्कस कर चुके थे। अब हम आगे चलते हैं। देखिए अब हम जिसकी बात कर रहे हैं दैट इज मे। ये बहुत ही शानदार वर्ड है, बहुत ही ब्यूटीफुल वर्ड है मे। मे का यूज बहुत ही अच्छे तरीके से अगर आप करना जानते हैं तो ये बहुत ही पावरफुल वर्ड है, ब्यूटीफुल। मे, मे का मतलब क्या होता है? सकता है। सकता है में ये कहीं ना कहीं किस चीज को दर्शाता है? संभावना को। संभावना बोले तो पॉसिबिलिटी। संभावना यानी कि पॉसिबिलिटी। मे का काम होता है पॉसिबिलिटी को शो करना। दूसरी बात, मे की बात होता है, इसी की तरह एक और वर्ड आता है माइट। दो वर्ड आते हैं मे और माइट। ये दोनों कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटी को ही शो करते हैं, मे बी और माइट भी। लेकिन ये जो मे है ये शो करता है एक्सट्रीम पॉसिबिलिटी को, और माइट जो है वो शो करता है डिस्टेंट पॉसिबिलिटी को। ये एक्सट्रीम आएगा, उसने एक्सट्रीमली गलत लिखा हुआ है। इट डिनोट्स एक्सट्रीम पॉसिबिलिटी। इट डिनोट एक्सट्रीम पॉसिबिलिटी। इसका मतलब यह है यदि आप किसी में को लगाएंगे तो इसका मतलब है जो आप बात कह रहे हो उसके होने की या करने की संभावना अत्यधिक है, यानी कि ज्यादा संभावना है। और यदि आप माइट का इस्तेमाल कर रहे हैं माय डियर, अगर आप माइट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो माइट का मतलब है माय डियर कि माइट का मतलब है माय डियर तो बोथ मे बी और माइट बी, इट डिनोट डिस्टेंट पॉसिबिलिटी, यानी कि माइट जो है वो कहीं ना कहीं डिस्टेंट पॉसिबिलिटी को शो करता है। डिस्टेंट का मतलब है बहुत कम संभावना। यदि आप माइट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इट मीन्स कि जो भी काम आप कह रहे हैं उसके करने की और होने की संभावना क्या है? काफी कम है। लेकिन चाहे संभावना अत्यधिक हो या संभावना कम हो, दोनों के दोनों चाहे मे हो या माइट हो, वो डिनोट किसको करेंगे? फ्यूचर को। पास्ट को कोई भी डिनोट नहीं करता। ठीक है, आई होप यू गॉट माई पॉइंट। मैं कह रहा हूँ ये माइट और मे जो है ये दोनों फ्यूचर की संभावना होती हैं, पास्ट की नहीं। चाहे मे हो चाहे माइट हो, हमेशा डिनोट्स किसे करेंगे? फ्यूचर को। और दूसरी एक और इम्पोर्टेंट बात, आपको ये डिफरेंस याद रखना है। मे का मतलब है एक्सट्रीम पॉसिबिलिटी, माइट का मतलब है डिस्टेंट पॉसिबिलिटी। जैसे अब एक एग्जांपल देखिए, आपने बोला इट में रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है, और आपने बोला इट माइट रेन टुडे,
आज बारिश हो सकती है, तो दोनों ही सेंटेंस बिल्कुल सही है, मे भी और माइट भी। इनमें यूजेस में कोई अंतर नहीं कि भाई मे आएगा या माइट आएगा। इट मे या इट माइट रेन टुडे। आज बारिश हो भी सकती है और आज बारिश होने की संभावना कम भी हो सकती है। तो दोनों ही कंडीशन में देखेंगे, मे अगर आप यूज कर रहे हैं तो इसका मतलब बारिश होने की संभावना ज्यादा है। यदि माइट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आपका कहने का मतलब है कि बारिश की संभावना कम है। क्योंकि देखिए, आप जब सेंटेंस लिखा हुआ है, सेंटेंस लिखे हुए से आप मौसम का हाल नहीं बता सकते। लेकिन अगर सेंटेंस में ऐसा कोई चीज दे दिया जिससे पॉसिबिलिटी पता चल जाए, जिससे पॉसिबिलिटी पता चल जाए कि कम है क्या ज्यादा है, तो माय डियर फिर आपको वहां पर मे और माइट का यूज करना, अलग अलग संदर्भ में यूज करना पड़ेगा। जैसे आप देखिए, नीचे एक सेंटेंस है, मैंने लिखा ही मे माइट क्लियर द एग्जाम एज ही हैज स्टडीड हार्ड दिस ईयर। अब वो कह रहा है, अब ही है उसके साथ मे भी आ सकता है, माइट भी आ सकता है। तो ही मे या माइट क्लियर द एग्जाम एज ही हैज स्टडीड हार्ड दिस ईयर। अब आप मुझे बताइए, आप ही मुझे बताइए, ही हैज स्टडीड हार्ड दिस ईयर। तो आप में से मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि यदि उसने बहुत मेहनत की है और वो कहीं ना कहीं क्या हो गया है, बहुत मेहनत कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि उसने जो मेहनत की है, उस मेहनत से उस मेहनत से क्या होगा, उसके पास होने की संभावना ज्यादा बनेगी या उसके पास होने की संभावना कम बनेगी। भैया आप सेंटेंस को पढ़ेंगे, देखिए ऊपर वाला सेंटेंस है जिसमें लिखा इट मे माइट रेन टुडे। ठीक है, इसमें ऐसा कुछ नहीं लिखा जिससे आप ये आइडिया लगा सको जिससे आप ये आइडिया लगा सको कि बारिश की संभावना कम है या ज्यादा है। लेकिन नीचे वाले सेंटेंस में आप देखेंगे, इसमें लिखा हुआ है कि ही में क्लियर द एग्जाम और ही माइट क्लियर द एग्जाम एज ही हैज स्टडीड हार्ड दिस ईयर। यदि उसने बहुत मेहनत की है, उसने बहुत मेहनत से पढ़ाई की है, तो आप मुझे बताइए कि उसके पास होने की संभावना ज्यादा है या कम है। तो जैसे कि आप लोग सब जानते हैं, बताइए दिल मोहम्मद अंसारी, यदि वो बहुत मेहनत कर रहा है, एज ही हैज स्टडीड हार्ड, उसने बहुत मेहनत की है इस साल, तो उसके पास होने की संभावना ज्यादा है या कम है। क्योंकि हम सिर्फ संभावना पे बात कर रहे हैं, सर्टेनली तो आप भी नहीं कह सकते, ना ही मैं कह सकता हूँ कि वो पास ही हो जाएगा। लेकिन क्योंकि अब संभावना पे बात करनी है, तो संभावना में तो वो पास हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। अब आपको मुझे ये बताना है कि इस सेंटेंस में आगे एक सेंटेंस क्लोज जोड़ी गई, एज ही हैज स्टडीड हार्ड दिस ईयर, क्योंकि वो इस साल बहुत मेहनत से पढ़ा है, तो उसके पास होने की संभावना, आप मुझे बताइए, कम है या ज्यादा है। चलिए, आपकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स तो आया नहीं। तो क्योंकि वो बहुत मेहनत से पढ़ा है माय डियर, बहुत मेहनत से पढ़ने के कारण वो कहते हैं उसके पास होने की संभावना ज्यादा होगी। क्योंकि अगर वो लिखते कि वो बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है, तो उसके पास होने की संभावना कम होती। तो जब वो बहुत मेहनत से पढ़ा है, तो वो कहते हैं कि मे जो है वो करेक्ट वर्ड है, माइट रॉन्ग हो जाएगा। क्योंकि सेंटेंस कह रहा है कि भाई मैंने जो स्टडी करी है वो बहुत मेहनत से करी है। तो जब उसने बहुत मेहनत से स्टडी करी है, तो ये कहते हैं माय डियर, जब मेहनत से स्टडी होगी तो उसके पास होने की संभावना भी ज्यादा होगी। जैसे इट माइट रेन एज द स्काई लुक्स क्लियर। इट माइट रेन एज द स्काई लुक्स क्लियर। स्काई यानी कि आसमान जो है साफ दिख रहा है। तो जब आसमान साफ दिखता है माय डियर, आसमान जब साफ दिखाई देता है, तो आप मुझे बताइए बारिश की संभावना कम होती है या ज्यादा होती है। तो आप कहेंगे जब आसमान साफ होता है माय डियर, तो हम कहीं ना कहीं देखते हैं, तो आसमान जब साफ है तो बारिश की संभावना कम होती है। तो माइट आएगा, ना कि मे आएगा। क्यों? क्योंकि मैं तब आता यदि स्काई जो है वो लुक्स कैसा होता, क्लाउडी, यानी कि कहीं ना कहीं आसमान में बादल होते, तो मे की संभावना थी, यानी कि मे आता। क्योंकि अब स्काई जो है वो क्लियर है, आसमान साफ है, तो माइट आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि फिर संभावना क्या है, कम है। इसी तरीके से
मे का जो यूज होता है, मे का यूज होता है टू डिनोट पर्पस। डिनोट पर्पस, पर्पस का मतलब आपको पता है क्या होता है? उद्देश्य। पर्पस का मतलब क्या होता है? उद्देश्य। किसी प्रकार का उद्देश्य शो करने के लिए आप कहीं ना कहीं यूजुअली यूज आफ्टर सो दैट। या अगर मैं इसे नियम के रूप में बताऊं, जैसे आपको पता था लेस्ट के बाद क्या आता है? शुड आता है। क्योंकि जब मैंने कहा था कॉन्सिक्वेंस दिखाने के लिए लेस्ट के बाद किसको यूज करना पड़ता है? शुड को इस्तेमाल करना पड़ता है। इसी तरीके से मे यानी कि कोई पर्पज या उद्देश्य शो करने के लिए ये कहते हैं सो दैट के बाद। सो दैट के बाद क्या आता है? मे आता है। और सो दैट कैसा मीनिंग देता है? ताकि का मीनिंग देता है। ताकि से आप क्या बताते हो? अपना उद्देश्य बताते हो। चाहे आप कोई भी हिंदी का सेंटेंस बोल लीजिए जिसमें ताकि आता हो, जिसमें ताकि आता हो, आप पाएंगे कि जब भी ताकि वर्ड लगेगा तो आप उसमें कोई ना कोई उद्देश्य अपना बता रहे होंगे। मैं वहां जाना नहीं चाहता ताकि मेरा टाइम बच सके। मैं इस कोर्स को करना चाहता हूँ ताकि मैं अपने करियर में आगे बढ़ सकूं। मैं सो दैट करके आप इसको यूज करते हैं। तो कहीं ना कहीं पर्पस को शो करने के लिए आप सो दैट का इस्तेमाल करते हो। और सो दैट के बाद हमेशा किसका इस्तेमाल होता है? मे का। जैसे ऑल ऑफ अस आर स्टडिंग हार्ड, हम सभी मेहनत से पढ़ रहे हैं। हम सभी मेहनत से पढ़ रहे हैं ताकि सो दैट वी मे क्लियर द एग्जाम। वी मे क्लियर द एग्जाम। अब देखिए यहाँ किसी संभावना की बात नहीं हो रही। यहाँ किसी संभावना की बात नहीं हो रही। जब संभावना की बात नहीं हो रही तो आप पाएंगे तो और यहाँ किस चीज की बात हो रही है? हम सभी मेहनत से पढ़ रहे हैं। क्यों पढ़ रहे हैं? हम सबके मेहनत से पढ़ने का उद्देश्य क्या है? जैसे मैंने नीचे लिखा, यहाँ पर कड़ी मेहनत का उद्देश्य क्या है? एग्जाम में पास होना। आप लोग कड़ी मेहनत इसलिए कर रहे हैं ताकि आप एग्जाम में पास हो सके। तो एग्जाम में पास हो सके इसलिए कड़ी मेहनत आप कर रहे हैं। तो ये आपका पर्पस शो करना है। तो अपने पर्पस को शो करने के लिए ये कहते हैं ऑल ऑफ अस आर स्टडिंग हार्ड, हम सभी मेहनत से पढ़ रहे हैं ताकि क्या आया? सो दैट आया। सो दैट वी मे क्लियर द एग्जाम। तो सो दैट के बाद हमेशा कौन सी हेल्पिंग वर्ब आती है? मे। यानी कि ऑक्सिलरी वर्ब कौन सी आती है? मे। वी ऑल ऑफ अस आर स्टडिंग हार्ड सो दैट वी मे क्लियर द एग्जाम। हम सभी बहुत मेहनत से पढ़ रहे हैं ताकि हम एग्जाम को क्लियर कर सकें। तो किसी भी चीज के पर्पस को शो करने के लिए भी मे का यूज होता है। और ज्यादातर किसके बाद यूज होता है? सो दैट के बाद। मे का दूसरा यूज क्या होता है? यूज टू टेक परमिशन फॉर्मली। परमिशन कैसे लेनी है? फॉर्मली। अभी आपने देखा कैन से भी परमिशन ले रहे थे, लेकिन कैन से परमिशन कैसे ले रहे थे? इनफॉर्मली। इनफॉर्मली। इनफॉर्मली का मतलब है आपको पता नहीं है कि वो आप किसी का सम्मान कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं। आप बस उनसे अपने उम्र वाले लोगों से या अपने कहीं ना कहीं अपनों से छोटे लोगों से आप कैन से बात करते हैं। और लेकिन जब आप अपने से बड़ों से और जिनके यहाँ रेस्पेक्ट करते हैं उनसे बात करते हैं तो आपने देखा आपको यूज करना है मे का। यानी कि अगर परमिशन फॉर्मली लेनी है तो मे आएगा, और परमिशन इनफॉर्मली लेनी है तो आप कैन पढ़ के आ चुके हैं। जैसे आपने स्कूल में ये बोलते हुए सुना ही होगा, मे आई कम इन सर, मैम, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? तो सर या मैम लग गया तो ऑटोमेटिकली ये बात क्लियर हो गई कि आप अपने से सीनियर आदमी से या कहीं ना कहीं उनके उन लोगों से अपनी कहीं ना कहीं आप जानकारी ले रहे हैं जो कहीं ना कहीं आपसे रेस्पेक्टेड है। आप कहीं जा रहे हैं, बस में बैठे हुए हैं, आपके पास टाइम है, आपके पड़ोसी के पास न्यूज़पेपर रखा हुआ है, आप उन्हें जानते नहीं। जिन लोगों को हम जानते नहीं हैं उनसे हम फालतू बात नहीं करते। उनसे हमें बात करने के लिए पहले परमिशन लेनी पड़ती है। तो इसी संदर्भ में आपने उनका न्यूज़पेपर देखा तो आपने पूछा, मे आई हैव अ लुक एट योर पेपर सर। आपने देखिए सर लगाया। जब आपने सर लगा दिया तो ऑटोमेटिकली वो बात कैसी चली गई माय डियर? फॉर्मल कन्वर्सेशन में चली गई। आपके दोस्त को तो आप कभी सर नहीं बोलते, आपके फ्रेंड्स को आप कभी सर नहीं बोलते, आपके जो क्लासमेट्स हैं उनको भी कभी सर नहीं बोलते। क्यों? क्योंकि उनके साथ आपका रिश्ता कैसा होता है? इनफॉर्मल होता है। तो उनसे आप कैन से बात कर सकते हैं। यदि आप फॉर्मल है, जैसे प्रिंसिपल है, टीचर है, क्लास टीचर है, आपके पेरेंट्स हैं, आपके कलीग्स हैं, या आपके सीनियर है, या आपके कहीं ना कहीं आसपास जो रेस्पेक्टेड लोग हैं, जब उनसे आप बात कर रहे हैं तो कोशिश कीजिए मे से बात करें। क्योंकि मे किस चीज को शो करता है? फॉर्मल परमिशन को। तो मे आई हैव अ लुक एट योर पेपर सर, तो क्या मैं आपके पेपर पर एक नजर डाल सकता हूँ सर?
तो इस तरीके की बातें आप जब करेंगे तो मे का यूज कर सकते हैं। और ये जो डी डी यूज है मे का, ये जो सबसे लास्ट वाला यूज है मे का, इट इज ब्रिलियंट यूज। ये क्या यूज होता है, देखिए मे की सबसे पहले तो खासियत आप समझिए क्या है। इसकी खासियत ये है, यूज बिफोर सब्जेक्ट बेसिकली इन ऑर्डर टू डिनोट्स द फीलिंग ऑफ विश, प्रे, ब्लेस, कर्स। देखिए मैं ना चार चीजों को आपके शो करता है। विश यानी कि जब आप कोई कहीं ना कहीं इच्छा दिखाएं, कोई प्रे जब कोई आप प्रार्थना करें, ब्लेस जब कोई आप आशीर्वाद दें, कर्स जब कोई आप अभिशाप दें। तो इस तरीके की ये चार चीजें हैं। इन चारों चीजों को अगर आप शो करना चाहते हैं तो आप मे से ही शो करेंगे। और ये चारों चीजें शो करने के लिए ये कहते हैं कि मे का यूज सब्जेक्ट से पहले होता है। मे का यूज सब्जेक्ट से पहले होता है। यदि आप अपनी विश को, अपनी प्रेयर को, अपने ब्लेस को और अपने कर्स को शो करना चाह रहे हैं तो ये कहते हैं कि आपको कहीं ना कहीं इसे सब्जेक्ट से पहले इस्तेमाल करना है। जैसे आपने किसी बूढ़े बच्चे की, बूढ़ी की या बूढ़े व्यक्ति की मदद करी, उसने कह दिया जुग जुग जियो बेटा, तो मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग, कि आप लंबे जियो। तो आप, उसने क्या किया, आपके लिए आशीर्वाद भी मान सकते हो और प्रार्थना भी मान सकते हो। भाई आप किसी के लिए प्रार्थना भी कर सकते हो और आप किसी को आशीर्वाद भी दे सकते हो। यदि आप बहुत बूढ़े हो गए हो तो अपने जूनियर्स को कह सकते हो कि बहुत लंबा जियो, तो मे यू लिव लॉन्ग। तो आप लंबे जियो, इसका मतलब आप आशीर्वाद दे रहे हो। जब आप आशीर्वाद दे रहे हो तो ये कहते हैं यू सब्जेक्ट है, मे जो है वो सब्जेक्ट से पहले आएगा। जब भी आप ये चारों चीजें करेंगे, विश, प्रे, ब्लेस, कर्स, आप यो कहीं ना कहीं मे को कहाँ इस्तेमाल करेंगे, सब्जेक्ट से पहले, सब्जेक्ट से पहले। मे दिस न्यू ईयर फिल योर लाइफ विद जॉय, मे दिस न्यू ईयर फिल योर लाइफ विद जॉय। आप प्रे कर रहे हैं किसी के लिए कि ये जो नया साल है ये आपकी लाइफ में खुशियां भर दे, ये जो नया साल है ये आपकी लाइफ में क्या कर दे, खुशियां भर दे, ये आप उनसे कह रहे हो। तो नया साल आपके जीवन में खुशियां भर दे, मे दिस न्यू ईयर फिल योर लाइफ विद जॉय। तो आप देखेंगे मे का इस्तेमाल कहाँ होता है, सेंटेंस के स्टार्टिंग। जितने भी ग्रीटिंग कार्ड्स आते हैं, आप खरीदते हैं हर चीज से या कहीं से भी ग्रीटिंग्स कार्ड्स आते हैं, ठीक है, ग्रीटिंग कार्ड्स आते हैं, जितने भी इनविटेशन कार्ड होंगे, ये जितने भी बर्थडे कार्ड होंगे, जितने बर्थडे कार्ड, इनविटेशन कार्ड और ग्रीटिंग कार्ड्स होंगे, तो मैं आपको बता दूं माय डियर, ये सब के सब देखेंगे, इन पे जो भी विश लिखी होगी वो सिर्फ मे से स्टार्ट होगी। 99% वो मे से स्टार्ट होगी। नहीं तो आपके घर में कार्ड पड़े होंगे इंग्लिश में, अगर कोई कार्ड है तो आप देखेंगे उसमें आपको पता चल जाएगा कि वो मे से ही स्टार्ट होते हैं। मे दिस ऑन ग्रेस यू मे कम ऑन दिस ग्रेशियस ओकेशन टू फुलफिल योर ड्रीम एंड ब्लेसिंग द न्यूली वेडेड कपल। इस तरीके से आप देखेंगे मे दिस न्यू ईयर, मे दिस बर्थडे, इस तरीके से आप देखेंगे मे लगा के ही वो सेंटेंसेस स्टार्ट होते हैं। तो मे का ये सबसे अच्छा यूज होता है जब आप इसे सब्जेक्ट से पहले इस्तेमाल करते हैं। और सब्जेक्ट से पहले इस्तेमाल करते हैं तो आप जो भी फीलिंग्स हैं, जैसे विश है, प्रे है, ब्लेस है, कर्स है, इन सबको जब आप शो करते हो माय डियर, तो कहीं ना कहीं आप उसको एक कहीं ना कहीं प्रेयर, ब्लेस, या कर्स की फीलिंग को शो करते हैं। बस ध्यान ये रखना है, जब भी ये चारों फीलिंग आप शो करेंगे तो ध्यान रखना, मे जो है वो कहाँ आता है, सब्जेक्ट से पहले आता है। मे जो है वो कहाँ आता है, सब्जेक्ट से पहले आता है, तभी इसका कोई फायदा होता है। अब मैं एक बार माइट की बात और बता दूं। देखिए वैसे तो मे और माइट, मैंने स्टार्टिंग में बताया, दोनों ही किसको डिनोट करते हैं, फ्यूचर को डिनोट करते हैं। लेकिन माइट की एक सिचुएशन ऐसी है, माइट की एक सिचुएशन ऐसी है माय डियर, जहां ये मे का क्या होता है, पास्ट होता है। मे का पास्ट किस कंडीशन में होता है, जैसे आपने विल का पास्ट देखा, विल का पास्ट क्या होता है, वुड। ऐसे ही आपने शैल का पास्ट देखा, शैल का पास्ट क्या होता है, शुड। इस तरीके से आप देखेंगे कैन का पास्ट होता है, कैन का पास्ट क्या होता है, कुड। कैन का पास्ट क्या होता है, कुड। उसी तरीके से मे का पास्ट क्या होता है माय डियर, माइट होता है। और वो किस कंडीशन में होता है वो आपको पता ही है। यदि प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट में है तो सबऑर्डिनेट क्लॉज भी किस में हो जाएगी, पास्ट में। ये मैं आपको 10 बार बता चुका हूँ, तो अब मैं दोबारा रूल नहीं लिख रहा, बस मैं लिख रहा हूँ पास्ट ऑफ में। तो ही वर्कड हार्ड, ही वर्क हार्ड, ही वर्कड हार्ड, ये पास्ट में है प्रिंसिपल क्लॉज। अब क्लोज क्यों है, क्योंकि वर्क भी है और सब्जेक्ट भी है, सो दैट, दैट से दो कंजंक्शन जुड़ी हुई है।
एक पहले एक बाद में। इसमें ही है और में सब वर्ब है, ये वर्ब है, ये सब्जेक्ट है। तो जब वर्ब और सब्जेक्ट होते हैं एक से ज्यादा, तो जितने सब्जेक्ट और वर्ब होंगे उतनी ही उसमें क्लॉज होती है। ये आपको अब पता चल चुका है। और यदि प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट में है तो सबऑर्डिनेट क्लॉज भी पास्ट में बनानी पड़ेगी। तो सबऑर्डिनेट क्लॉज को पास्ट में ले जाने के लिए इस मे को हटा के इसका पास्ट लगाना पड़ेगा माइट। ये यहाँ पर संभावना को नहीं बता रहा। आप लोग सोचें ये संभावना को बता रहा है, संभावना वाली फीलिंग नहीं है कि कम या ज्यादा। यहाँ पर ये मे का पास्ट है माइट। यहाँ पर ये मे का पास्ट है माइट। जब ये मे का पास्ट है माइट, तो इसीलिए ये तभी लगेगा जब प्रिंसिपल क्लॉज किस में हो, पास्ट में हो। तो तभी सबऑर्डिनेट क्लॉज भी किस में चेंज हो जाती है माय डियर, पास्ट में चेंज हो जाती है। अब हम बात करेंगे कुड की। कुड की बात करेंगे अब हम। कुड का पहला यूज वही पास्ट ऑफ कैन, अभी हमने पढ़ा। अगर प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट में है, यदि प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट में है, ये कहते हैं यदि प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट में है तो जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है वो भी पास्ट में चेंज हो जाएगी। तो दैट से पहले न्यू है यानी कि सेकंड फॉर्म लगी हुई है, तो सबऑर्डिनेट क्लॉज भी किसमें चली जाएगी, पास्ट में। तो कैन का पास्ट क्या होता है, कुड। तो कुड लगाना पड़ेगा। इसके बारे में अब शायद बताने की जरूरत नहीं है। कुड इज इक्वल टू वुड होता है। देखिए जब हमने वुड पढ़ा था मैंने आपको बताया था वुड कुड के इज इक्वल टू होता है। अब हम कुड पढ़ रहे हैं, तो जब वुड कुड के इज इक्वल टू है तो कुड भी किसके इज इक्वल टू होगा माय डियर, वुड के। और वहां पर वुड क्या काम करता था, टू पोलाइट एंड फॉर्मल रिक्वेस्ट। जब आप किसी से पोलाइट और फॉर्मल रिक्वेस्ट करते हैं तो आप कहीं ना कहीं वुड का इस्तेमाल करते हैं, तो वहां आप कुड का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। जैसे कुड यू प्लीज लैंड मी 50,000 फॉर अ वीक। क्या आप मुझे एक हफ्ते के लिए 50,000 रुपए दे सकते हैं। तो आप किसी से 50,000 रुपए की रिक्वेस्ट कर रहे हैं उधार मांगने की। लैंड का मतलब होता है उधार मांगना, उधार मांगना। तो कुड यू प्लीज लैंड मी 50,000 रुपीज फॉर अ वीक। तो आप चाहे कुड से बोलिए चाहे वुड से बोलिए, दोनों से सेम मीनिंग आता है। पूरे सेंटेंस में कुड और वुड का ही डिफरेंस है, बाकी मीनिंग में कोई डिफरेंस नहीं। साथ ही साथ इनके यूजेस में कोई डिफरेंस नहीं। क्यों, क्योंकि आप पोलाइट रिक्वेस्ट कर रहे हैं वो हमें पता लग जाता है प्लीज से ही, कि प्लीज सेंटेंस में लगा हुआ है तो इट मीन्स ये एक पोलाइट रिक्वेस्ट है। तो कुड यू प्लीज लैंड मी 50,000 रुपीज फॉर अ वीक, तो क्या आप मुझे 50,000 रुपए एक हफ्ते के लिए दे सकते हो। तो कुड यू प्लीज लैंड मी 50,000 फॉर अ वीक। तो इस तरीके से आप कुड और वुड का यूज करते हैं। सेकंड कुड, कुड का यूज क्या होता है। देखिए आपने कैन पढ़ा था, कैन का मतलब क्या होता है मैंने बताया था, इज, आर, एम प्लस एबल टू या कैपेबल टू। मैंने ये आपको बताया था। पास्ट कुड जो है वो पास्ट की फीलिंग होती है कैन की। तो ये कहते हैं ये भी इक्वल होता है किसके, इक्वल टू वॉज वर प्लस एबल टू या कैपेबल टू के। जब आप पास्ट में कोई संभावना, कोई अपनी एबिलिटी, योग्यता बताएं, कुड का यूज भी किस लिए होता है, योग्यता बताने के लिए। जैसे कैन का यूज भी क्या होता था, योग्यता बताने के लिए। कैन प्रेजेंट में योग्यता बताता था और कुड पास्ट की योग्यता बताता है। कुड किसकी योग्यता बताता है, पास्ट की योग्यता बताता है। जैसे अब आप देखिए ही कुड रिसाइट द रामायण। रिसाइट का मतलब होता है किसी धार्मिक ग्रंथ का पाठ करना, किसी धार्मिक ग्रंथ का पाठ करना। ही कुड रिसाइट द रामायण व्हेन ही वाज 8 इयर्स ओल्ड। वो रामायण पढ़ सकता था जब वो 8 साल का था, व्हेन ही वाज 8 ईयर ओल्ड। पहली बात तो वो उसकी योग्यता प्रेजेंट की नहीं हो रही, उसकी योग्यता की बात तब हो रही है जब वो केवल 8 वर्ष का था। जब वो केवल 8 वर्ष का था तो वो रामायण पढ़ सकता था। तो इसका मतलब उसकी योग्यता की बात तब की हो रही है जब वो 8 वर्ष का था। आज तो वो 8 वर्ष से शायद ज्यादा हो, लेकिन हमें इसका नहीं पता कि वो कब की बात कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि वो 8 वर्ष की बात कर रहे हैं, जब वो 8 साल का था तब वो रामायण पढ़ सकता था। तो व्हेन ही वॉज यानी कि सेंटेंस कहाँ चल रहा है, पास्ट में। तो पास्ट में जब आप बता रहे हैं कि वो तो रामायण पढ़ सकता था, तो ही वॉज पास्ट, पास्ट की बात चल रही है। तो ही वॉज ओनली 8 ईयर्स ओल्ड
जब वो कहीं ना कहीं रिसाइट कर सकता था रामायण को। तो आप देखेंगे ये जो कुड लगा है माय डियर, ये यहाँ पर उसकी योग्यता को बता रहा है कि वो कहीं ना कहीं पास्ट में जब 8 साल का था तो वो रामायण को पढ़ सकता था। आप इस कुड की जगह वॉज एबल टू भी लगा सकते हैं, बस फर्क ये आ जाएगा, ये ऑक्सिलरी वर्ब है और ये नॉर्मल हेल्पिंग वर्ब है। तो नॉर्मल हेल्पिंग लगाएंगे तो ही के अकॉर्डिंग मॉडिफाई होगा, वो जाएगा। कुड लगाएंगे तो ही हो, शी हो, इट हो, नेम हो, कोई भी हो, सबके साथ क्या आएगा, कुड आएगा। तो ही कुड रिसाइट द रामायण व्हेन ही वाज ओनली 8 इयर्स ओल्ड। अब ऐसे ही वाज एबल टू रिसाइट द रामायण व्हेन ही वाज 8 इयर्स ओल्ड। जब वो 8 साल का था तो वो रामायण पढ़ सकता था। तो 8 साल की उम्र में वो रामायण को पढ़ सकता था माय डियर। तो इससे हमें पता चलता है कि कुड का जो यूज होता है वो एबिलिटी शो करता है किसमें, पास्ट में। पास्ट में मुझे कैसे पता चला, क्योंकि वो कह रहा है व्हेन ही वाज 8 इयर्स ओल्ड। तो आप चाहे कुड लगाइए चाहे वाज एबल टू लगाइए, दोनों कंडीशन सेम है। लेकिन कुड लगाते हैं तो ऑक्सिलरी वर्ब का इस्तेमाल कर रहे हैं, वॉज एबल टू लगा रहे हैं तो आप नॉर्मल टेंस का इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए सारे मॉडल्स लगभग खत्म हो गए हैं। अब मुझे बस आपको मॉडल्स पढ़ाने हैं पास्ट एक्शंस के। मॉडल्स पढ़ाने हैं किसके, पास्ट एक्शंस के। ये बहुत ही खतरनाक और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ, मॉडल्स ऑक्सिलरी इन पास्ट एक्शन। मॉडल्स ऑक्सिलरी इन पास्ट एक्शन, जैसे पहले तो इसके बाद समझिए, इन दिस एक्शन टुक प्लेस जस्ट अपोजिट ऑफ व्हाट वाज सेड। यानी कि जो हम कहते हैं ये एक्शन उसका बिल्कुल उल्टा होता है हमेशा। जैसे बहुत ही ध्यान से समझिएगा, बहुत ही पॉइंट सा है, एक छोटा सा पॉइंट है। जैसे शुड है, आपने किसी को सलाह दी यू शुड गो टू कॉलेज, तुम्हें कॉलेज जाना चाहिए। इसका मतलब है तुम्हें कॉलेज जाना चाहिए। अगर तुम्हें कॉलेज जाना चाहिए इसका मतलब ये काम कहाँ होगा, फ्यूचर में, क्योंकि आप कॉलेज नहीं गए हो तो आपसे कहा जा रहा है आपको कॉलेज जाना चाहिए। अब ये बात तो होगी फ्यूचर की कि आपने नॉर्मल सलाह दी, शुड को यूज किया, बेसिक फर्स्ट फॉर्म को यूज किया। तो इसका मतलब है आपने सलाह दी फ्यूचर में कि भाई कल से कॉलेज जाना चाहिए तुम्हें, तो यू शुड गो टू कॉलेज। लेकिन अब 2-3 हफ्ते बाद आप आए, आपने उसी बंदे से पूछा कि भाई तुम कॉलेज गए थे क्या। उसने कहा नहीं मैं कॉलेज नहीं गया था। तो अब आपने सलाह दी, लेकिन सलाह कहाँ दी, पास्ट में। पास्ट में कैसे, कि भाई आपको कॉलेज जाना चाहिए नहीं, आपको कॉलेज जाना चाहिए था। आपको कॉलेज जाना चाहिए था। तो इस तरीके से जब भी पास्ट में आपको कोई काम करना हो, जैसे सलाह ही देनी है, तो अब यू शुड गो टू कॉलेज अगर आपको सलाह देनी है। तो अगर आप प्रेजेंट या फ्यूचर में देंगे तो सिंपल बोलेंगे यू शुड गो टू कॉलेज। लेकिन अगर आपको बोलना है कि आपको कल कॉलेज जाना चाहिए था, तो आप ये नहीं बोल सकते यू शुड गो टू कॉलेज यस्टरडे ना, ऐसे नहीं बोल सकते। उसके लिए कहते हैं आपको मॉडल्स विद हैव का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो शुड के साथ आपको हैव प्लस थर्ड फॉर्म लगानी पड़ेगी उसको पास्ट में ले जाने के लिए। यदि आपको पास्ट में कोई चीज बतानी है, किसी भी मॉडल्स का पास्ट बनाना है, तो उसमें हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी पड़ती है, शुड हैव गॉन टू कॉलेज यस्टरडे। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि तुम्हें कल कॉलेज जाना चाहिए था। यानी कि ये फीलिंग किससे रिलेटेड हो जाएगी, पास्ट से। ये बात तब कही जाएगी जब आप कॉलेज नहीं गए। देखिए कह क्या रहे हैं कि आपको कॉलेज जाना चाहिए था, और ये बात कब कही जाएगी, जब आप कॉलेज नहीं गए। बात समझ में आई। मैं कह रहा हूँ आपको कॉलेज जाना चाहिए था, लेकिन ये बात कब कही जाएगी, जब आप कॉलेज नहीं गए। तो यू शुड हैव गॉन टू कॉलेज यस्टरडे, यू शुड हैव गॉन टू कॉलेज यस्टरडे, आपको कल कॉलेज जाना चाहिए था। तो इस तरीके की बात से आपको ये बताना है कि आपकी बात कहाँ चल रही है, पास्ट की चल रही है। और पास्ट की चलने से तो ये कहते हैं यू शुड हैव गॉन टू कॉलेज यस्टरडे। तो अब किसी भी मॉडल्स का पास्ट कैसे बनता है, देखिए जितने भी मॉडल्स आपने पढ़े उन सबको मैं अब यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये जितने भी मॉडल्स हैं जिनमें हैव नहीं लगा हुआ है, ये सारे के सारे ही किसको डिनोट करते हैं, फ्यूचर को। चाहे शुड हो, कुड हो, मस्ट हो, ought टू हो, माइट हो, नीड हो, ये सब किसको शो करते हैं माय डियर, फ्यूचर को। लेकिन अगर इन्हीं की कोई पास्ट की फीलिंग बनानी हो, यानी कि शुड की पास्ट की फीलिंग बनानी है, तो कुछ नहीं करना, उसमें हैव लगा दीजिए और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दीजिए एक्टिव में, और बीन प्लस थर्ड फॉर्म लगा दीजिए पैसिव सेंस में। तो कुड है, शुड है तो शुड है हो जाएगा, कुड है तो कुड है हो जाएगा, मस्ट है तो मस्ट है हो जाएगा, ought टू है तो ought टू है हो जाएगा,
माइट है तो माइट है हो जाएगा, नीड है तो नीड है हो जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं किसको शो करेगा माय डियर, पास्ट को शो करेगा। तो किसी भी अगर फ्यूचर का, किसी भी ऑक्सिलरी वर्ब के फ्यूचर के पास्ट बनानी है तो उसमें हैव प्लस थर्ड फॉर्म लगा दीजिए। जैसे आपने कहा इट माइट रेन्ड यस्टरडे, कल क्या हुई थी, बारिश हो सकती थी, कल बारिश हो सकती थी। तो अब यस्टरडे में इसने क्या लगा दिया, माइट लगा दिया। आपको लगेगा यार माइट तो पास्ट भी होता है, मे का पास्ट माइट होता है, मे का पास्ट क्या होता है, माइट होता है। तो ये तो सही है, कल की बात हो रही है पास्ट की, तो माइट तो करेक्ट है। लेकिन माय डियर मैंने आपको बताया मे का पास्ट माइट सिर्फ एक ही कंडीशन में होता है, जब कहीं ना कहीं दो क्लोजेस जुड़ी हुई हो और प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट में हो तो सबऑर्डिनेट क्लॉज भी पास्ट में चली जाती है, वहां पर मे का पास्ट माइट होता है। ये जो माइट है ये हमेशा फ्यूचर को ही दिखाएगा। यदि इसे सिंपल फ्यूचर ऐसे नॉर्मल सेंटेंस में यूज किया गया है बिना क्लोज वाले में, तो ये हमेशा फ्यूचर को शो करेगा। तो माइट तो फ्यूचर को शो कर रहा है, यस्टरडे पास्ट को शो कर रहा है, तो ये कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाता है। तो इसीलिए कहते हैं यदि आपको पास्ट बनाना है माइट का तो माइट से पास्ट नहीं बनेगा, माइट में हैव लगाइए और उसके बाद थर्ड फॉर्म यूज कीजिए। तो इट माइट रेन्ड यस्टरडे, इट माइट रेन्ड यस्टरडे, इसका मतलब कल बारिश हो सकती थी। और ये बात कब कही जाएगी, जब बारिश नहीं हुई। खुद बताइए क्या कहा जाएगा, भाई कल बारिश हो सकती थी, ये बात कब कही जाएगी, जब बारिश नहीं हुई। क्या मैं आपको अपनी बात समझा पा रहा हूं, दिल मोहम्मद, इशरत, नायला? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ओके, इशरत समझ आ रही है आपको बात? तो ध्यान रखेंगे ये जो माइट है ये हमेशा अकेले फ्यूचर को ही डिनोट करेगा, फ्यूचर को ही क्या करेगा, डिनोट करेगा। लेकिन अगर कह रहे हो माइट तो सर पास्ट होता है, मे का पास्ट होता है, डेफिनेटली मे का पास्ट होता है, लेकिन वो कब, जब प्रिंसिपल क्लोज पास्ट में हो। तो सबऑर्डिनेट क्लोज पास्ट में हो तो मे की जगह आप माइट लगा सकते हैं। अदरवाइज माइट हमेशा ही किसको डिनोट करता है, फ्यूचर को। तो अब मुझे बताना है कल बारिश की संभावना कम थी, यानी कि कल बारिश हो सकती थी। तो माय डियर माइट के साथ हैव लगाएंगे और फिर क्या लगाएंगे, थर्ड फॉर्म लगाएंगे रेन की। तो इट माइट हैव रेन्ड यस्टरडे। तो पास्ट बनाने के लिए हमेशा मोडाल्स में क्या लगा देते हैं, हैव लगा देते हैं, और टू हैव, माइट हैव, कुड हैव, वुड हैव, शुड हैव, ये सब क्या बना देते हैं, पास्ट। जैसे यू नीड नॉट हैव कम टू माई होम यस्टरडे, कल आपको मेरे घर आने की जरूरत नहीं थी। यू नीड नॉट हैव कम टू माई होम यस्टरडे, कल आपको मेरे घर आने की जरूरत नहीं थी। तो मैं आपको बताऊं, अब नीड नोट के साथ हैव लगा दिया और थर्ड फॉर्म है, तो ये पास्ट को ही शो कर रहा है, यस्टरडे को। नीड के साथ क्या लगा, हैव, और कम की थर्ड फॉर्म क्या होती है, कम ही होती है। यू नीड नॉट हैव कम टू माई होम यस्टरडे, तो पास्ट की बात बता रहे हैं, तो नीड हैव करा। नीड भी एक ऑक्सिलरी वर्ब होती है, मैं आपको बताना भूल गया, इसमें एक सेंटेंस आया है इसलिए मैंने आपको बता दिया। ये इतनी, इसके बारे में उतना डिस्कशन करने की आवश्यकता नहीं है, तो इसीलिए मैंने नहीं की। बस नीड के साथ हैव लग गया, क्योंकि इसका मतलब ही क्या होता है, किसी चीज की जरूरत को बताना। तो यू नीड नॉट हैव कम टू माई होम यस्टरडे, अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो नोट तो आएगा ही, लेकिन वर्ब तो क्या है, नीड और हैव है, और उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म क्यों लगी, क्योंकि यस्टरडे लिखा हुआ है। इसी तरीके से आगे देखिए, अब अगर आपको किसी को बोलना है कि आपको अपने माता पिता की सलाह माननी चाहिए, तो आप बोलोगे यू मस्ट, आप सिंपल बोलोगे यू मस्ट फॉलो द गाइडेंस ऑफ योर पेरेंट्स। तो आपको अपने माता पिता की सलाह माननी चाहिए, तो आप सिंपल मस्ट फॉलो बोलोगे। लेकिन अब आप आपने अपनी जिंदगी क्या कर ली, बर्बाद कर ली। तो जब आपने अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली तो आपसे आपके रिश्तेदार कह रहे हैं भाई आपको अपने माता पिता की सलाह माननी चाहिए थी, सलाह माननी चाहिए थी, यानी कि आपको पास्ट में उनकी सलाह माननी चाहिए थी जब उन्होंने कहा था। तो जब भी पास्ट की बात करेंगे तो ये कहते हैं मस्ट फॉलो नहीं, फिर मस्ट हैव फॉलोड, मस्ट के साथ हैव और वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी माय डियर, थर्ड फॉर्म आएगी। तो यू मस्ट हैव फॉलोड the guidance of your parents, you must have followed the guidance of your parents। तो आपको अपने माता पिता की बात माननी चाहिए थी। जब आप इस बात को बोल रहे हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको कहाँ पे मोडाल्स हैव का यूज करना है और कहाँ पे मोडाल्स आपको विदाउट हैव यूज करना है। ये इतना सिंपल है। मैं आपको बताऊं, यदि आपको पास्ट में बनाना है तो आपको पास्ट से रिलेटेड जरूर कोई ना कोई शब्द उस सेंटेंस में देखने को मिलेगा। यस्टरडे, लास्ट इवनिंग, पिछले साल, जब मैं 8 साल का था, या पिछले महीने,
या 2008 में, जब भी कोई ना कोई ऐसा सेंटेंस मिलेगा, शब्द मिलेगा उस सेंटेंस में जो आपको बताएगा कि सेंटेंस पास्ट में है, और जैसे ही सेंटेंस पास्ट में शो करेगा तो आपको ध्यान रखना है कि मोडाल्स विद हैव यूज होगा, ना कि मोडाल्स विदाउट हैव। अगर फ्यूचर की या प्रेजेंट की बात है तो सिंपल मोडाल्स विदाउट हैव आएगा, जिसमें हैव ना लगा हो। लेकिन यदि पास्ट की बात है तो मॉडल्स में आपको हैव लगाना पड़ेगा। तो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड दिस टुडे। आप लोगों का ये चैप्टर खत्म हो गया है आज, मॉडल्स वाला। इसका पेपर मैं अभी अपलोड कर देता हूँ। उस पेपर को अपलोड करके आप उसे सोल्व कीजिएगा, और फिर उसी की हम कल कहीं ना कहीं क्या करेंगे, उसको सोल्व करेंगे पेपर को। और पेपर को सोल्व करके देखते हैं आपने जो चीजें सीखी हैं उसमें आप कितना अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो होपफुली you are getting my point, and you will definitely solve all these types of questions. तो कोई डाउट है तो आप मुझे बताइए। मॉडल्स का पूरा चैप्टर क्लियर कर दिया है मैंने, पूरी पीडीएफ बना के भी अपलोड कर दी है। मॉडल्स की तारीफ, देखिए भाई, तारीफ की बात तो कुछ है नहीं दिल मोहम्मद अंसारी, लेकिन बस जो इनकी ब्यूटीफुलनेस है वो ये है कि सेंटेंस में इतना अच्छा मीनिंग ऐड कर देते हैं कि नॉर्मल हेल्पिंग वर्ब वो कर नहीं पाती। जैसे आप किसी को मे लगा के सेंटेंस बोलिए, मे आई कम इन, तो वो अपने आप उस सेंटेंस को ब्यूटीफुल बना देता है। और ऑक्सिलरी का मतलब ही क्या होता है, किसी को सुंदर बनाना। तारीफ ये बता दीजिए, देखिए सिंपल एक सेंटेंस बोलिए कि सेंटेंस को ब्यूटीफाई करने के लिए और प्रॉपर मीनिंग देने के लिए आप मॉडल्स का यूज करते हैं, क्योंकि ये आपको एक ही शब्द में एक से ज्यादा कहीं ना कहीं क्या कर देता है, मीनिंग जनरेट करके देता है। और ये सेंटेंस को पोलाइट बनाता है, फॉर्मल बनाता है, रिक्वेस्ट के एबिलिटी को शो करता है, जबकि नॉर्मल हेल्पिंग वर्ड में एबिलिटी को शो करने वाले वर्ड कम है। देखिए कोई भी बोल देगा ही इज एबल टू क्लियर द एग्जाम, और आप बोलो ही कैन क्लियर द एग्जाम, तो सेंटेंस ब्यूटीफुल हो जाता है। आपने नॉर्मल हेल्पिंग वर्ब की जगह कैन लगाया, कैन लगाते ही पॉसिबिलिटी कितनी अच्छी स्ट्रांगली कहीं ना कहीं आगे बढ़ जाती है। तो ये सारी चीजें ही आपको मॉडल्स को अलग करती हैं, ब्यूटीफुल बनाती है नॉर्मल हेल्पिंग वर्ब से। तो कोई पूछे तो उसे नोट्स दिखा देना कि ये लो, इन नोट्स में लिखा हुआ है, सब पढ़ लो। सब कुछ जो कुछ मॉडल्स में पढ़ सकते थे वो हमने पढ़ा। ज्यादा क्लियर लेने के लिए, फील लेने के लिए नहीं, सेंटेंस को सुंदर और अच्छा बनाने के लिए, बहुत अच्छा, ज्यादा मीनिंगफुल बनाने के लिए कम वर्ड्स में। अब देखिए माइट लिखा हुआ है यहाँ पे, इट माइट हैव रेन्ड यस्टरडे या इट माइट रेन्ड यस्टरडे हटा दीजिए। तो अगर आप इसको संभावना को बताना चाहते हैं, ये तो एक शब्द से पता लग गया ऑक्सिलरी वर्ब से, लेकिन अगर संभावना को बताना है तो आप नॉर्मल देखिए कैसे बनेगा, इट इज लेस पॉसिबल, इट इज लेस पॉसिबल दैट, सॉरी, इट इज लेस पॉसिबल टू रेन टुडे। बहुत कम संभावना है कि आज बारिश हो। आप इसे सिंपल बोल सकते हो, इट माइट रेन टुडे। क्या बोल सकते हो, इट माइट रेन टुडे, बस इट माइट रेन टुडे। अब देखिए एक सेंटेंस ये बोलना है, एक सेंटेंस ये बोलना है, तो माइट का कितना अच्छा यूज है, ये पूरा सेंटेंस की जरूरत ही नहीं उसके लिए। तो इस तरीके से सेंटेंस को ब्यूटीफुल बनाता है। जैसे आप बोल रहे हो ही इज एबल टू क्लियर द एग्जाम, अब इज एबल टू लगाया आपने, आप सिंपल बोल देंगे ही कैन क्लियर द एग्जाम। देखिए कितना कितना क्लियर हो जाता है सेंटेंस, ही कैन क्लियर द एग्जाम, सिंपल। तो ऑक्सिलरी वर्ब का मतलब ही क्या है, सेंटेंस को सुंदर और आपको समझने योग्य बनाना। तो मैं पेपर अपलोड कर रहा हूँ अभी, आप उसे आज दिन में रात में जैसे भी है उसे कल क्लास से पहले प्लीज फिनिश कर लीजिएगा। और जो सेंटेंस की क्लास है वो जरूर अटेंड करना, उसमें आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। क्योंकि कुछ चीजें क्या है, रूल से नहीं एक्सप्लेन हो सकती, वो सेंटेंस में एग्जाम्पल से ही एक्सप्लेन होती हैं। तो मिलते हैं आपसे सर, आपसे कल की क्लास में। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे अहेड।